आज बात उस प्रदेश की जो वैसे तो देश के पूर्व में बसा है, लेकिन कहलाता है पश्चिम बंगाल, जो इतना खूबसूरत कि आंखें टिक जाएं और इसको घूमने में, इसको समझने में सालों निकल जाए और वर्तमान में स्थिति ऐसी कि सांसें रुक जाए। बंगाल से लगता है यह इलाका घुसपैठ के लिए काफी सुर्खियों में रहा। सीएए के विरोध की वजह से यह सुर्खियों में रहा है, वहीं आज आतंकवाद के लिए सुर्खियों में नजर आता है। दरअसल रामेश्वरम कैफे में हुए आतंकी विस्फोट के बाद से पश्चिम बंगाल निशाने पर है और जैसे ही 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए, आतंकवाद पर सियासी विवाद गहराने लगा। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि पश्चिम बंगाल आतंकियों का गढ़ बन गया है, तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमने ही तो आतंकियों को पकड़ा है। लेकिन इस सियासी उठा पटक के बीच में सवाल उठने लगा कि स्लीपर सेल क्या है, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से आतंकी संगठन सक्रिय हैं, क्या पश्चिम बंगाल में जानबूझकर एक समुदाय के लोगों को संरक्षित किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में आतंकवाद का क्या है सियासी कनेक्शन और उसका क्या है लोकसभा चुनाव से लेना देना, क्योंकि ये सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि आतंक पर सियासी विवाद भी है। आज हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। So there was some, धुआं, so I was not able to think myself. पश्चिम बंगाल की सियासत आपको समझाएं, वहां आतंक पर टिकी राजनीति का ब्लास्ट बताएं। क्या सच में पश्चिम बंगाल आतंक की बारूद पर टिका है या फिर आतंकी घटनाओं को सियासी नफा नुकसान के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या ये पश्चिम बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण की दिशा में छोड़ी गई सियासी अचूक मिसाइल है या फिर पार्टियों की तरफ से बयानों के जरिए सियासी स्लीपर सेल तैयार किया जा रहा है? बहरहाल सब कुछ डिकोड करें उससे पहले आपको रामेश्वरम कैफे में बम ब्लास्ट और आतंकियों की गिरफ्तारी की हकीकत बताते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 1 मार्च 2024, वक्त दोपहर 11:45, जगह मशहूर रामेश्वर कैफे बेंगलुरु, घटना आईईडी ब्लास्ट। बेंगलुरु के सबसे व्यस्त होटल्स में से एक रामेश्वरम कैफे में उस दिन भी काफी चहल पहल थी। दक्षिण भारतीय खाने का स्वाद लेने के लिए हर दिन की तरह लोग रामेश्वरम कैफे के सामने कतार में खड़े थे। तभी अचानक एक धमाका होता है। आवाज इतनी तेज थी कि हर कोई इसको सुनकर सन्न रह गया। धमाके के बाद कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस घटना में वहां बैठे 11 लोग घायल हो गए। शुरुआत में हर कोई इसे सिलेंडर का ब्लास्ट बता रहा था, लेकिन जैसे जैसे घटना की परतें खुलती गई तो मामला आईईडी ब्लास्ट तक पहुंच गया। ये वही आईईडी ब्लास्ट था जिसे आतंकवादी अपनी नाकाम हरकतों को अंजाम देने में काम लेते हैं। घटना के बाद जब यहां के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि मास्क लगाए हुए एक व्यक्ति कैफे के पास बस से उतरता है, कैफे में दाखिल होकर इडली ऑर्डर करता है। उसके बाद उस शख्स ने काउंटर पर पेमेंट करके टोकन लिया और सुबह 11:45 पर बैग को डस्टबिन के पास रखकर चला गया। 1 घंटे बाद इसी बैग में टाइमर के जरिए धमाका हुआ। घटना के दौरान वहां मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि करीब 1 बजे हमने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। हम मौके पर पहुंचे और हमने इलाके के चारों तरफ काला धुआं देखा। हमने 5 से 6 लोगों को घायल देखा, उन्हें पास के अस्पताल ले गए।
And I went inside and the sound happened. After that I lost my consciousness and I lost my hearing senses. So there was धुआं, so I was not able to think myself. सर का साउंड हो गया एकदम आया, हम इधर रोड का बाहर है, उस साइड से आया, देखने के एकदम फुल साउंड आया। साउंड आने के बाद पूरा इंजूर हो गया, पूरा हाथ पूरा एक आदमी का उधर हॉस्पिटल में चला गया, एक आदमी का इधर हॉस्पिटल है नियर बाई और चला गया, एक आदमी RXDX मणिपाल इधर हॉस्पिटल चला गया, पूरा आदमी पूरा IT का लोग है। जैसे जैसे घटना की परतें खुलती गई, मामला आतंकवादी घटना से जुड़ गया। अब बात आतंकवाद की थी तो NIA ने खुद मोर्चा संभाल लिया। NIA ने इस केस को 3 मार्च को अपने हाथ में ले लिया। NIA ने कुछ दिनों पहले प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें बताया गया था कि ब्लास्ट को किसने अंजाम दिया था। घटना के बाद NIA की टीमों ने कर्नाटक में 12, तमिलनाडु में 5 और उत्तर प्रदेश में 1 जगह सहित कुल 18 स्थानों पर कार्रवाई की थी। तलाशी के दौरान कुछ कैश के साथ कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। इस दौरान सह साजिशकर्ता मुजम्मिल शरीफ को 26 मार्च को गिरफ्तार कर दिया गया। अब NIA ने इस मामले में कोलकाता से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक का नाम अब्दुल मतीन ताहा जबकि दूसरे का नाम मुसाविर हुसैन शाजेब है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद NIA ने बयान जारी किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि शाजेब ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है, इसी ने कैफे में IED रखा था। वहीं जानकारी में यह भी सामने आया कि शरीफ मुजम्मिल ने ही मुख्य आरोपियों को लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया था। वहीं ताहा इस ब्लास्ट का प्लानर था, उसने इस धमाके का पूरा प्लान तैयार किया था। जांच एजेंसी का कहना है कि शाजेब ही कैफे में विस्फोटक लेकर गया था। दोनों की तलाशी के लिए NIA ने कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी में 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी। NIA ने दोनों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। बता दें कि शाजेब और तोहा दोनों ही ISIS से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अब संभावना जताई जा रही है कि दोनों से पूछताछ होने पर कर्नाटक समेत कई राज्यों में फैले स्लीपर सेल मॉड्यूल का पर्दाफाश हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अब जिनको गिरफ्तार किया गया उनमें से एक का नाम है अब्दुल मतीन ताहा। NIA ने इस आतंकी का जो हुलिया और जानकारी साझा की है वो हूबहू हम आपके सामने रखते हैं। हमने इसमें कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की ताकि आपको समझ में आए कि जो अब्दुल मती है उसके कितने रूप हैं। एक रूप ये है उसका एक रूप ये है और उसका एक रूप ये है। वो कितने का इनामी है? वो 10 लाख रुपए का इनाम। NIA ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। और उसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो जानकारी क्या है? उम्र महज 30 साल। अब जरा सोचिए, महज 30 साल में वो आतंकी बन गया है, उसकी जिंदगी क्या बची होगी और किस हद तक उसका ब्रेन वॉश किया गया होगा और ऐसा कौन सा टारगेट होगा जिसके लिए वो आतंकी बनने को तैयार हो गया। उसके बारे में बताया गया है कि हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच है और जो कपड़े पहनता है वो हुडीज पहनता है, कैप पहनता है, टी शर्ट पहनता है और जीन्स पहनता है। ये दरअसल अब्दुल मती महज 30 साल का है। जबकि NIA ने जिस दूसरे आतंकी को गिरफ्तार किया है उसका नाम है मुसाविर हुसैन शाजेब। अब जरा इसकी भी क्राइम कुंडली जो NIA ने जारी की है उसको भी देख लीजिए। यह भी किस तरीके से दिखता है इसका भी हुलिया आप समझ लीजिए, क्योंकि यह भी 10 लाख का इनामी रहा है जिसको पकड़ा है। और जो फिर से चौंकाने वाली बात वो इसकी उम्र है, महज 30 साल की उम्र। अब जरा सोचिए हो क्या रहा है। वही जिम की बॉडी यानी कि अपनी सेहत पर यह ध्यान देता है, टी शर्ट और जींस पहनने का शौकीन है और इसकी हाइट 6 फुट 2 इंच है। कायदे से तो ये सुपर मॉडल होना चाहिए, लेकिन ये सुपर आतंकी बन गया है और आतंकी बनकर सलाखों में पहुंच गया है। लेकिन जो दोनों नाम हमने आपको बताए ये दरअसल दोनों ही
स्लीपर सेल बताए जा रहे हैं किसके? अलकायदा के। कहा जा रहा है कि इनमें से एक ने बम रखा और दूसरे ने धमाके के लिए सारी व्यवस्था की। दोनों को ही आईएसआईएस का स्लीपर सेल कहा जा रहा है, जिनके जरिए एक बड़ी चैन को तोड़ने में एनआईए कामयाब हो सकती है। लेकिन अब आपके जहन में सवाल होगा कि भाई ये स्लीपर सेल होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन भर्ती होते हैं? क्योंकि सोचिए महज 30 साल के लड़के इसमें भर्ती हो रहे हैं। तो चलिए आपको आज स्लीपर सेल पर आंखें खोलने वाली जानकारी भी देते हैं कि स्लीपर सेल काम आखिर करता कैसे है। स्लीपर सेल यानी कि आतंकियों का वो दस्ता जो आम लोगों के बीच में रहता है। आतंकियों के शीर्ष नेतृत्व से आदेश आने के बाद यह हरकत में आता है। स्लीपर सेल में शामिल आतंकियों को पकड़ना काफी चुनौती भरा काम होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आम लोगों के बीच आम आदमी की तरह ही रह रहे होते हैं। ये लंबे समय तक आम जिंदगी जी रहे होते हैं। स्लीपर सेल जज्बाती होते हैं। कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें जान देने से भी नहीं चूकते और जान लेने से तो बिल्कुल नहीं चूकते, और वैसे सामान्य जिंदगी में सामान्य काम कर रहे होते हैं। स्लीपर सेल आतंकी ही होते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। इसमें फर्क बस इतना है कि वो आम लोगों के बीच रहते हैं। इन्हें हमले या अन्य आतंकी वारदातों की डेडलाइन तक नहीं दी जाती है, इन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। ये स्लीपिंग मोड में काम करते हैं और जिंदगी जी रहे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 6 से 8 महीने तक ये स्लीपर सेल डीएक्टिवेटेड मोड में काम कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ नहीं, सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं। और इस दौरान उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता। लंबे समय तक ये आदेश मिलने का इंतजार करते रहते हैं। आप इनको रोबोट भी कह सकते हैं। कई बार स्लीपर सेल में भर्ती आतंकियों को पता भी नहीं होता कि वो क्या करने वाले हैं या क्या करवाने वाले हैं उनके आका उनसे। महीनों तक इनसे कभी जासूसी होती है, सूचनाएं इकट्ठी करवाई जाती हैं। आतंकी संगठन इसके लिए टेक्नो सेवी और साफ छवि वाले युवाओं की तलाश करते हैं। अब ये बेहद चौंकाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, जो एक अच्छा रोजगार करते हैं, जिनको ज्ञान है, विज्ञान है, लेकिन वो इनके चक्कर में फंसे हैं। अब पैसों का चक्कर है, लड़की का चक्कर है, धर्म का चक्कर है, या फिर कुछ और, ये बता पाना मुश्किल, क्योंकि हर बार एक नया मकसद होता है। इनका पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसा इसलिए ताकि इन पर संदेह ना हो। आतंकी बैठकों के लिए जगह अरेंज करते हैं लोग, आतंकी हमलों में मदद करते हैं लोग। हमले के लिए शहर में बम प्लेस करना हो या संगठन के लिए नई भर्तियों में सहायता करना हो, ये सब काम स्लीपर सेल करता है। और इसलिए ये सबसे खतरनाक है। और हम आपको अब वो जानकारी देते हैं जो खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के आधार पर अलग अलग जगह पहुंची, जो बताती है कि पश्चिम बंगाल आतंकियों के आकाओं के निशाने पर रहा है। इसके लिए भारत में अपना बेस सेंटर जिसे हम कहते हैं वो बनाने की कोशिश आईएसआई संगठन अलकायदा कर रहा है, पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है। तो इन घटनाओं को जरा समझिए कि पश्चिम बंगाल में जो आतंकवाद है, जिसमें 2 नवंबर 2020 को मुर्शिदाबाद जिले के अंदर कुख्यात आतंकी अब्दुल मोमिन को गिरफ्तार किया गया। मोमिन आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ा होना बताया गया। आतंकियों को इससे पहले भी गिरफ्तार किया गया। 11 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से 8 अकेले पश्चिम बंगाल में और 3 केरल से गिरफ्तार किए गए थे। इसे एक मोमिन को भी जोड़ दिया जाए तो 2020 के अंदर इस पूरे घटनाक्रम में 9 आतंकी अकेले कहां से? पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किए गए। जबकि जो आतंकवाद पर जो विवाद हो रहा है उसमें 17 सितंबर 2022 यह तारीख भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस तारीख को उत्तर 24 परगना, जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, उसमें 2 आतंकी गिरफ्तार होते हैं। दक्षिण 24 परगना यह भी पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, यहां से 1 आतंकी पकड़ा जाता है और 1 मुंबई से पकड़ा जाता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अलकायदा ने करीब 3 साल पहले पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया था। अलकायदा ने 24 परगना, हावड़ा, उत्तर बंगाल के दूरदराज के गांव में संगठन को तेजी से आगे बढ़ाया। और उस समय बांग्लादेश में बैठे अबू तलहा के निर्देश पर
काम होता था। अभी ये कहां है नहीं जानते, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि नेपाल के रास्ते वो बाहर की तरफ निकल गया और वहां से अब पश्चिम बंगाल के अंदर अपने रैकेट को सक्रिय करता है और वहां से घटनाएं कराता है। एक और तारीख 25 अप्रैल 2023, पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया। आतंकी का नाम नसीमुद्दीन है, जिसे दादपुर से गिरफ्तार किया गया। उसके संबंध बांग्लादेश और पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों से है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि पश्चिम बंगाल आतंकी स्थान है, यहां आतंक को बढ़ावा जाता है, लेकिन जो घटनाएं वहां घटी हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं और इसका जिक्र देश के गृह मंत्री तक खुद कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आतंकवाद का सफाया तो हर कोई चाहता है, तो फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण का एक अचूक मिसाइल दागा जा रहा है, जिसके जरिए तमाम पार्टियां अपने अपने हित में वोट बैंक को हासिल कर सके? ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से आतंकी घटनाएं घट रही हैं। सवाल यह नहीं है कि वो घट रही हैं, वो देश के कई हिस्सों में घट रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो आतंकी घटनाएं घटी उस पर सियासत होने के पीछे की वजह क्या है? दरअसल आतंकवाद पश्चिम बंगाल की राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। इसके पीछे कौन सा वोट बैंक है जिसको निशाने पर लिया जा रहा है? तो जरा इसको समझाने की कोशिश आपको करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं घटी और जिस तरीके से सियासत हो रही है उसमें 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं: मोदी, मुसलमान और ममता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं और वो लगातार पश्चिम बंगाल में सक्रिय नजर आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 बार बंगाल की यात्रा की थी। 17 बार बंगाल की, अकेले बंगाल के 17 बार। और उसके अलावा वहां असर इसका क्या हुआ, वो असर भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा असर कैंपेन का नजर आया, उसने टीएमसी और कांग्रेस में एक बड़ी सेंधमारी उनके वोट बैंक में की थी और उस सेंधमारी को और ज्यादा बढ़ाने की तैयारी, या कहें कि मिशन 400 को पार करने के लिए पश्चिम बंगाल में एक बड़े आंकड़े को छूना जरूरी होगा। जरा देखिए, 2014 में 2 सीटों पर रहने वाली बीजेपी के 18 सांसद 2019 में जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 18 सांसद, और इसलिए महत्वपूर्ण है। वहीं 2014 में पार्टी को 17% वोट मिले थे, 2019 में बढ़कर यह वोट बैंक 40% पहुंच गया। वहीं बंगाल की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी जो है वो 28% से ज्यादा है। डिसाइडिंग फैक्टर है कई सीटों पर, जैसे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा 66.8% मुस्लिम वोट बैंक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मालदा की, तो मालदा जिले में 51.27% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा 4 और जिले हैं। उत्तर दिनाजपुर में 49.92%। इसके अलावा अगर बात करें बीरभूम में, तो बीरभूम के अंदर जरा देखिए 37.06% और दक्षिण 24 परगना में 35.57%। उत्तर 24 परगना में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो क्या वाकई में आतंकवाद का इस्तेमाल वहां ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है? और क्या वहां आतंकवाद से जुड़े जो लोग हैं, क्या उनको भी शह इसीलिए दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से? सवाल इससे और आगे है। वहां सिर्फ मुस्लिम आबादी नहीं, वहां वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मतुआ है, राजवंशी है और नामशूद्र है। अब इसके बारे में हम आपको समझाते हैं कि यहां की ये सियासत क्या कुछ कहती है। दरअसल मतुआ लोग हिंदू शरणार्थी हैं जो देश के बंटवारे और उसके बाद से सालों से पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आकर बसे हुए हैं। इनके बारे में स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं, लेकिन अनुमान के मुताबिक पश्चिम बंगाल की आबादी में इनकी संख्या करीब 10 से 15% के आसपास है। राज्य के 5 लोकसभा क्षेत्र में इनकी संख्या ठीक ठाक बताई जाती है और 2019 के चुनाव में बीजेपी को इन 5 में से 2 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार निशाने पर पूरी की पूरी 5 लोकसभा सीटें हैं। वहीं दूसरे जरा देखिए जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, राजवंशी और नामशूद्र, इनकी संख्या मैथुआ के मुताबिक अपेक्षाकृत कम है। ये मूल रूप से उत्तरी बंगाल में बसे हैं। 2019 के चुनाव में इनके बाहुल्य वाली 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई।
इनकी संख्या करीब 40 लाख बताई जाती है और ये जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और बलूरघाट इलाके के अंदर बसे हुए हैं। इसके अलावा उत्तरी 24 परगना, इसमें विधानसभा की 33 सीटें हैं। 2016 में यहां की 27 सीटों पर तृणमूल ने जीत हासिल की, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 12 विधानसभा सीटों पर यहां की बढ़त हासिल कर ली, जिनको इस बार वो लोकसभा चुनाव में पूरे तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इनमें से 4 सीटें ऐसी थी जहां 80% मतुआ आबादी थी और उसको बीजेपी अपनी तरफ करना चाहती है। इसी तरह नाडिया में भी बीजेपी बढ़त हासिल कर सकती है। 2019 के चुनाव में यहां की 17 विधानसभा सीटों में से 11 पर बीजेपी ने अच्छे मार्जिन से बढ़त हासिल की थी और इस तरह उत्तरी 24 परगना और नाडिया इलाके की करीब 6 लोकसभा सीटों पर मतुआ वोट बैंक प्रभावी है। और जो पश्चिम बंगाल के अंदर आतंकवाद की बातें हो रही हैं, उसमें सियासी विवाद क्यों है और उस सियासी विवाद के पीछे की सियासत क्या है और उस सियासत के पीछे का वोट बैंक क्या है और उस वोट बैंक की वहां प्राथमिकताएं क्या हैं, जब आप इन सब को समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आतंकवाद को मिटाते मिटाते किस तरीके से वोट बैंक को साधने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है। वरना देखिए ना, हमने पश्चिम बंगाल के खूबसूरत दृश्य आपके पीछे इसीलिए लगाए ताकि आप देख पाएं कि पश्चिम बंगाल कितना खूबसूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। So there was some, I mean, dhua, so I was not able to think myself.